जिसने वो इंडिया अगेंस्ट, उन्होंने वो जो स्ट्रक्चर थी वो प्लेटफॉर्म बनाया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। तो उसमें शिवानंद जी कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर अगर बनता है तो ये सारे जो है एक किस्म की सिविल सोसाइटी अपनी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि उसमें कोई भी चीज़ है, अगर सिग्नेचर करने हैं तो 86 लैक्स आदमी जो है सिग्नेचर करेंगे। तो इसमें थोड़ा आज मेरा पॉइंट है कि ये चिंतन करें। और दूसरा, अगर आप ड्यूरिंग द डिस्कशन ये डिस्कस करें कि हम जो ग्राम सभा को हर गांव में किस तरह स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बिकॉज उसमें अभी हमें क्लैरिटी नहीं आ सकती भी किस तरह उसको, उस प्लेटफॉर्म को किसे इस्टेब्लिश करें। टू बी वेरी फ्रैंक, तो उनमें इनके व्यूज़ शैलेश गांधी जी के और अरुणा राय जी के और मिस्टर अपना जो राहुल जी हैं, इन सब के जो अपने जितने भी जुड़े हुए मेंबर्स हैं उनसे अगर पूछ के, तो ये भी मेरी तरफ से एक जिसमें हमें क्लैरिटी चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट वेरी क्लियर कि हाउ टू, हम वेबसाइट तो बना रहे हैं लेकिन उसको आगे कैसे ले जाना है अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये शिवानंद जी ये मेरे कमेंट्स हैं। और दूसरा एक कमेंट जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम आरटीआई की लेके हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन की जो रूट है कि वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली उससे क्या करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेके हम क्या चाहते हैं, वो एक लिंक मुझे मिसिंग लग रहा है। सेकंड ये है कि यू हैव टू बेयर विद माय एज ए लेमैन कि जब भी मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाता हूँ तो हर वेबसाइट पे या हर डिपार्टमेंट में साइड में लिखा हुआ आरटीआई का प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके अंदर उस डिपार्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डोटेड। मोस्टली आरटीआई एक्ट के बारे में वो पर है एक कॉलम साहब, लेकिन सो एज ए लेमैन इसमें मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो एक तो इसका कभी हर डिपार्टमेंट की अगर वो आरटीआई है वहाँ पे तो उसके अंदर सारे उस डिपार्टमेंट के सर्कुलर नोटिफिकेशन ये सारे वहाँ पे होने चाहिए। तो इतना ही मैं कमेंट कर चाहता हूँ। ये मेरे आज के कमेंट है। बाकी मैं इस एरिया में इतना कोई, आपको मैंने वो प्रेजेंटेशन भेजी थी, वो कभी भी मौका मिले, वो जो आरटीआई के जो हमने तैयार की थी 2012 में, तो वो एक क्रूड अटेम्प्ट थी। अगर वो प्रेजेंटेशन जब भी मौका आपको मिले तो उसको करके उसको थोड़ा अपग्रेड कर दोगे तो कल को वो हिंदी में बन के सब लोगों को जो एक चला जाएगा या उसका एक वीडियो, वो दैट इज अप टू यू हाउ यू लुक एट इट और हाउ यू प्लान। वो सिर्फ यह कि ये इतने एक पॉइंटर्स मैंने आई वुड लाइक टू लीव इन दिस प्लेटफॉर्म। तो दैट्स व्हाट आई फील। जहाँ जो जो चीज़ अच्छी होती है वो मैं जितना भी पंजाब में आईएएस का रिटायर्ड आईएएस और जितने भी एग्जीक्यूटिव क्लास उनका प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसमें वो जो उनके रेलेवेंट होती है मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस डायरेक्शन में आएंगे कि भाई इसको हम कैसे एम्पावर करेंगे। जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन उसकी अवेलेबिलिटी एक आम नागरिक को कैसे इजी की जा सके, इमीडिएट अवेलेबल हो सके, इस डायरेक्शन में प्रॉब्ली हम लोग कुछ, ये लॉन्ग टाइम है मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप अभी 61 पे पहुंच गए हो तो ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें मॉडिफिकेशन होती रहेगी। तो इन्हीं कमेंट से शिवानंद जी आई गिव इट बैक टू यू, प्लीज हैंडल योर वेबिनार। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतिपाल जी ढिल्लन साहब। और हम आप सभी को बता दें कि प्रीतिपाल ढिल्लन साहब हमारे पंजाब से आते हैं और आप एक बहुत ही एक्टिव और सफल
बिजनेसमैन रह चुके हैं, एंटरप्रेन्योर आप रह चुके हैं, और आपने अपने ग्राम के लिए, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ के आसपास के जो गांव है, वहाँ पर उन्होंने मिशन ग्राम सभा का एक कॉन्सेप्ट चालू किया, जिसमें लोगों को आज से कई दशक पहले उन्होंने एजुकेट किया, और एजुकेट करने के बाद किस तरह से वहाँ पे उन्होंने पारदर्शिता लाई, और कैसे लोग ग्राम सभा के विषय में जाने, और जिस तरह से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इस प्रकार से सभाएं होती हैं और लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, डिस्कशंस होता है, विधायक, सांसद, ये सब, तो उस ठीक वैसे ही उनके उस गांव में स्थितियां हैं, और वहां से काफी एजुकेटेड लोग, कभी वो इसके बारे में भी बताएंगे, कभी अपन इस पे और चर्चा करेंगे डिटेल में। तो बहुत ही अच्छा आपने कहा है, और ये जो पॉइंट्स आपने रेज किए हुए हैं, और निश्चित तौर पे एक विचारणीय है। और आरटीआई के विषय में आपने जो बात बोली है कि कैसे इसको, जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको कैसे मॉडिफिकेशन करके वर्तमान समय के हिसाब से उसको सर्कुलेट किया जाए, तो वो भी हम निश्चित तौर पे प्रयास करेंगे। और एक संगठन की जो आपने बात करी है, वो एक कंसिस्टेंटली वो वॉइस रेज हो रही है और सभी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो अभी एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में उस तरह से, हाँ काम तो चल रहा है, लेकिन उस तरह से मटेरियलिस्टिक फॉर्म में अभी तक नहीं आ पाया है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। वैसे संगठन बहुत सारे हैं, जैसे आज ही हमारे बीच में माननीय अरुणा राय जी जुड़ेंगे, निखिल डे सर जुड़ेंगे, तो वो मजदूर किसान शक्ति संगठन, NCPRI, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इस तरह से बहुत सारे संगठन के लिए वो काम करते हैं, और अच्छा संगठन वो काम कर रहे हैं। उनके साथ में सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो और भी काम कर रही हैं, राइट फूड है, राइट टू वर्क है, और बहुत सारे इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेंशन परिषद है, और इस तरह से तो कुल मिलाकर के काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आपने बात करी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया, और वो उस समय कुछ लकली ऐसी बातें थी, और अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जी, लोगों का सबका वो जो एक ग्रुप था, वो उस समय कुछ पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन था उसकी वजह से वो बहुत हाईलाइटेड हुआ, और फिर उसके बाद वही ग्रुप अपन देख रहे हैं कि वो उतना कुछ अभी उतना हाईलाइटेड नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम लोग तो काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो किसी के काम को अपन अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई कितना क्या फेमस हो पाएगा, वो एक बाई लक की बात है, और मूवमेंट की बात है, और क्या है, और फिर लीडरशिप की बात है, बहुत सारी बातें आती हैं, तो वो एक अलग इशू है। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट इन दिस डायरेक्शन, एंड आई थिंक you have given a wonderful suggestion, and we should follow that, and we will consistently talk about that. तो हमारे बीच में आसमी शर्मा जी हैं, उन्होंने एक मैसेज किया था, उन्होंने कहा कि 2-3 मिनट में अरुणा राय जी हमारे बीच में जुड़ेंगी। आसमी जी सुन पा रही? जी शिवानंद जी, मैंने उनसे अभी अभी बात की है, वो बस जुड़ रही हैं। जी जी, तो जैसे ही जुड़े तो कृपया आप अवगत कराएंगे। तो वो वैसे उन्होंने 11:30 का टाइम, मतलब हम लोगों का जिस तरह से डिस्कशन हुआ था, और वो जब भी जुड़ जाए उनका सदैव स्वागत। जी, क्योंकि उनकी अभी एक और जूम मीटिंग चल रही है, तो उसी में वो थोड़े उलझे हुए हैं। तो जी, वो मैं आपको बता दूंगी कि वो जब जुड़ेंगे, तो तब तक आप कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कार्यक्रम हम प्रारंभ किए हुए हैं, और आज पहले तो हम सबसे पहले कुछ यही इंट्रोडक्शन के बारे में ही बता दें कि ये हमारा जो कार्यक्रम है आपका 61st जूम मीट है इस आरटीआई पर, और आप समझ सकते हैं कि अपन इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हम कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हर संडे को इसको रखना भी एक अनिवार्यता है, तो जिसकी वजह से कभी कभी ऐसे त्यौहार भी आ जाते हैं जो बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनका ये भी कहना होता है कि यदि ये स्किप हो जाता तो अच्छा था, लेकिन अब कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं कि हमारा संडे को ये जो फिक्स है इसको अपन बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो पार्टिसिपेशन भी लोगों का इसी वजह से अब कम हो जाता है। जैसे आज अपन देखेंगे कि चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसलिए आज के दिन हम उतना लोगों के पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट स्वयं भी नहीं कर रहे हैं, पर वी विल होप कि पीपल विल कम यहाँ पे आएंगे, और देखते हैं, और जैसा भी है। तो ये हमारा 61st कार्यक्रम है, और पिछली बार हमें याद है जब हम चर्चा कर रहे थे तो निखिल डे सर ने कहा था कि सेव आरटीआई कैंपेन को अपन यदि ये कहें कि यूज आरटीआई सेव आरटीआई, इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा वो दिया, एक टर्म दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि क्यों ना, मतलब क्यों ना इस तरह से यही टॉपिक ही रख दिया जाए। तो हमने उनके इस उन्हें वाक्यों को सीधे लेते हुए और हमने टॉपिक ही इस तरह से रख दिया है। तो बहुत सही बात है जिस तरह से बात आ रही है। आप लोग यहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, सभी लोग जानते हैं
कि कैसे आरटीआई कानून का बहुत कम उपयोग हो पा रहा है। 2 से 3% हमें लगता है कि लोग सिर्फ आरटीआई कानून का बमुश्किल उपयोग कर पा रहे हैं, और फिर जानकारी उसमें मिलना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो अभी अपन कैसे माने कि लोकतंत्र उस तरह से सार्थक हो पाएगा, जब तक हम ज्यादा से ज्यादा अपने कानून का, अपने ऐसे कानून जो कि पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करता है, जैसे कानून का उपयोग यदि हम बहुतायत में ना करें और उसका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट किसी ने नाम दिया था, वो तो शायद बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसका एक तरह से प्रमोशन जिस तरह से होता है लोगों के बीच में चर्चा करना। चलिए हमारे बीच में माननीय अरुणा राय मैडम हमारे बीच में जुड़ चुकी है, और स्वागत है मैडम। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा आपके कार्यों के विषय में। सबसे पहले तो हम सब सभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स और जितने भी आयोजक गण हैं उनकी तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम सब बता दें, वैसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सा एक गूगल में जाएं और अरुणा रॉय लिख दें गूगल में, तो कीवर्ड आप डाल दें तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शायद आपके कार्यों को हम उन शब्दों में यहाँ पे न सम अप कर पाए, लेकिन थोड़ा हम बताने का प्रयास करेंगे कि आप भारतीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS की आप संस्थापक रही हैं, जिसमें माननीय निखिल डे और शंकर सिंह जी के साथ में आपने मजदूर किसान शक्ति संगठन का संस्थापन किया था। आप नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य रही हैं, UPA 1 जो गवर्नमेंट थी उस समय सोनिया गांधी जी के समय पर, और आप नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की आप अध्यक्ष हैं। आप NCPRI नेशनल कैंपेन्स फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन की आप को फाउंडर हैं, जिसके को फाउंडर निखिल डे सर और गांधी सर हमारे बीच में जुड़ेंगे, शैलेश गांधी सर वो भी हैं, और बहुत सारे इस तरह से मेंबर्स हैं उसमें जिन्होंने निरंतर राइट टू इंफॉर्मेशन की एक अलख जगा करके रखी हुई है। और इसके अंतर्गत और बहुत सारी चीजें आती हैं, वो राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू वर्क है, जिसमें नरेगा है, राइट टू फूड है, और ये सारे कार्य आपने अभी बिल्कुल बखूबी किए हुए हैं, और टाइम पर ये सब बातें आती रहती हैं। और हम आपको बता दें कि NCPRI ने विसिल ब्लोवर प्रोटेक्शन लॉ एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट के लिए भी काम किया हुआ है, कि मतलब ये एक्ट किस तरह से हमारे बीच में जल्दी से जल्दी आए, और जिस तरह से हमारे RTI एक्टिविस्ट और इस तरह से विसिल ब्लोवर्स जो हैं जिनको समय समय पर थ्रेटनिंग एक तरह से होता रहता है, मतलब उनको हमेशा ही कुछ ना कुछ उनके लिए संकट बना रहता है, तो उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आपको यदि हम अवार्ड्स की बात करें तो बहुत सारे आपको अवार्ड्स हैं, जिसमें से टाइम्स फेलोशिप अवार्ड 1991, रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द कम्युनिटी लीडरशिप 2000 में, और 2010 में आपको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिया एंड मैनेजमेंट, और 2011 में आपको टाइम मैगजीन ने 100 इन्फ्लुएंशियल मतलब सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में आपको स्थान दिया है। और 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपको 11 जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उसमें से लोगों को डिग्निफाइड लाइफ कैसे मिले, कैसे उनकी लाइफ को उनके बेटरमेंट के लिए आपने जो काम किए उन 11 लोगों की श्रेणी में आपको रखा गया है। और 2016 में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन ग्लोबल गवर्नेंस एट मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको प्रोफेसरशिप अवार्ड की गई है 2016 में। और 2018 में आपने एक बुक लिखी है बहुत अच्छी, आप लोग जो भी हमारे यहाँ पे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़ते हैं, तो शायद हम आपको कुछ लिंक भी देंगे। आप देखेंगे मजदूर किसान शक्ति संगठन का पेज है, वहाँ पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे छोटे छोटे, और वहाँ पर आपको एक RTI स्टोरी पावर ऑफ द पीपल इस तरह से एक किताब के विषय में आपको, जिसमें फोटोग्राफिक किस तरह से ये पूरा 30 साल का उनका पूरा कैंपेन चला हुआ है, जो पूरा आंदोलन है वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो हमारे बीच में राहुल सिंह सर भी जुड़ गए हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, तो मैं राहुल सिंह सर को यहाँ पर इनवाइट करूंगा, और वो माननीय अरुणा राय जी भी हमारे बीच में जुड़ी, उनका स्वागत करें और कार्यक्रम को सर आगे बढ़ाएं। सर अनम्यूट कर लेंगे, सर अनम्यूट कर लेंगे। थैंक यू शिवानंद जी। हम सब लोग श्रीमती अरुणा राय जी को सुनने के लिए बेकरार हैं। अरुणा राय जी, वेरी वार्म वेलकम टू यू। और मतलब आपको सुनना हमेशा हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होती है, गौरव की बात होती है, क्योंकि इतना जो एक आम आदमी के लिए एक वरदान की तरह जो एक्ट आया है, वो मतलब आप जैसे कई लोगों की कंट्रीब्यूशन दिया था उस समय, इस वजह से ये साकार हो पाया है। इसीलिए
जब आप बात करते हैं सेक्ट के बारे में तो वो हमारे लिए बहुत एक ऐसा विषय होता है जो हम सब लोग क्षण का इंतजार करते हैं। और इनफैक्ट आज मेरी शिवानंद जी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे एक चीज ये बोली कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन ये वेबिनार, तो बोल रहे थे आज ही के दिन जरूरत है, क्योंकि ये इस एक्ट को बचाने के लिए आज ही के दिन जो है इसको भी जरूरत है कि एक जो लोग हैं इनसे जुड़े हुए वो उस भावना के तहत काम करें, ताकि ये एक्ट जो है ये जिस 2005 के बाद जो हमने देखा है जो हाल हुआ है इस एक्ट का, तो वो उससे कैसे उसको हम लोग उससे उबार सकते हैं। तो मैं समय नहीं गवाऊंगा। इनफैक्ट मैं श्रीमती अनुराधा राय जी को वेलकम करता हूँ, उनको कहता हूँ कि वो यहाँ पर बताएं कि हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा कि आप और हम एक प्रश्नोत्तर के रूप से चले, क्योंकि आप सब लोग इतने जानकार हैं। अब तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानकार हैं एक तरीके से, क्योंकि आप व्यवस्था से रोज रोज जूझते हैं, जो मेरी हालत नहीं है आज। तो इसलिए आप लोगों के वजह से ये एक्ट अभी कायम है, जिंदा है और सक्रिय है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ मुद्दे उठाएं या प्रश्न उठाएं जिसका मैं आपके साथ, मेरे साथ आपका और आपके साथ मेरा चर्चा हो, क्योंकि ज्ञानी लोगों को ज्ञान देना बहुत मुश्किल है और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब ज्ञान के पात्र हैं और आपके बीच में इतना समझदारी और समझ है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो मैं विनम्रता से कहना चाहती हूँ। ठीक है अनुराधा राय जी, आई मीन ये आपका सही है और ये थोड़ा इंटरेक्टिव होता है सेशन तो ज्यादा बेटर रहता है। तो मेरा तो एक पहला और सिंपल सवाल एक यही है कि सेक्शन 4 जिसको हम देख रहे हैं और वो एक्ट में पूरा प्रोविजन था शुरुआती दौर में जब ये एक्ट शुरू हुआ था, तो आपको भी याद होगा उस समय बहुत ज्यादा लोगों ने उसमें मतलब पीआईओज और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत उत्साह था और अच्छे ढंग से वो लागू हो रहा था। लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि जो सेक्शन 4 का जो पालन होना चाहिए था वो उस समय भी नहीं हो पाया, जो आज तक मतलब उसके 2005 के बाद से अभी हम 2021 में आ गए, तो 21 तक में सेक्शन 4 का पालन नहीं हो पाया है। तो क्या वो उस समय शुरुआती दौर में भी क्या ये इग्नोर हो गया था क्या? हम जो कानून चाह रहे थे वो बना नहीं पूरा। ये तो निहित है कि हमारे बात को सरकार मानने के लिए कभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि गजब है कि इतना हद तक तो मान ली, क्योंकि हम जब ब्यावर में 1996 में धरने में बैठे थे, अमूमन सबका यही सोचता कि मेरी जिंदगी में मैं सूचना के अधिकार का कानून नहीं, और ये कहा गया था कि एक वकील साहब आए थे धरने में, उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे मगर लड़ते रहना, क्योंकि आप एक सड़ी गली व्यवस्था की उसकी कलेजी मांग रही है, तो वो अपने आप खुद उठा के बाहर थोड़ा ना रखेगा वो कलेजी, इसलिए मिलना तो है नहीं, मगर आप कोशिश करते रहिए। तो इत्तेफाक से राजनीतिक इच्छा, जनता के आक्रोश में नहीं कह सकती, मगर समझ और एक चिंतन, थोड़ा बहुत आक्रोश तो हमारे संघर्ष में होता ही है। और समाज के अलावा, ये आंदोलन के अलावा जो समाज के व्यक्ति थे उनको भी समझ में आया कि जब तक गोपनीयता रहेगा तब तक हमारी जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, उसको हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो सब मिलकर इस काम को हम किए, मगर जैसे जैसे कानून बनता गया, कानून में जस्टिस सावंत ने सबसे पहला कानून बनाया था 1996 में। उसके बाद में कई सारे प्रारूप, उसकी एडजस्टमेंट्स, उसके अमेंडमेंट्स, उसके ये वो बहुत ही खराब कानून भी बने, जैसे तमिलनाडु में 26 एग्जेम्पशंस थे एक्ट के, गोवा का थोड़ा ठीक ठाक बना, एनसी सक्सेना साहब ने ओवरराइड कंट्रीब्यूट किया, उसको कम से कम उसको नहीं हटाया कि एक ओवरराइड है कि वो जब सूचना नहीं दे सकते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि को दे सकते हैं वो सूचना हम भी ले सकते हैं, वो ओवरराइड है। व्हाट कैन बी गिवन टू पब्लिक टू रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक सर्वेंट कैन बी गिवन टू अस। मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रही हूँ, सारांश बता रही हूँ। तो ये जो सारी चीजें हम डाल पाए, हमने जब भेजा, वो कई क्रम में जाता है। कानून पहले हम बनाए, हम कैंपेन में ले गए, कैंपेन में सारे स्टेट कानून तब तक पारित हो गए थे, स्टेट कानून को भी देखा, और वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो एनडीए सरकार ने पारित कर दिया था उसको भी देखा।
हमारे संघर्ष जो चालू रही 1992-94 से, तब 93-94 से हमारे संघर्ष चालू रही, उसमें 1994 से, तो तब से हमारे काम होता रहा, हर एक चीज को पलटते रहे, क्योंकि बारीकी से देखना पड़ता है तभी कानून सही बनता है। तो एक एक डिपार्टमेंट में क्या क्या नहीं है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या नहीं दिखा रहा है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या नहीं दिखा रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या नहीं दिखा रहा है, तो ताजा खबर रोज आता था, कहीं ना कहीं छोटे मोटे संघर्ष होते रहते थे, उससे भी कानून मजबूत बना। तो ये बहुत ही बड़े सामूहिकता का एक सोच लेके बना, मगर कोई भी चीज संपूर्ण तरीके से सही नहीं होता, मैं मानती हूँ, फिर भी जहां तक हो सकता है हम करके बना के भेजे। तो जब ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को एनडीए सरकार ने इसको नोटिफाई नहीं किया था, हमने कहा था कि इसको आप तो अमेंड करो या दूसरे कानून ले आओ, क्योंकि एक कानून में कुछ सारे नहीं है। तो फिर यूपीए सरकार ने कहा था कि इतने सारे अमेंडमेंट्स की जगह हम नया कानून ही बना देते हैं। तो एनसीपीआरआई का कैंपेन को लेके हम गए, मैं भी थी एनएसी में, जॉर्ज भी थे और कई और सारे लोग भी थे, जयप्रकाश नारायण आंध्रा का था, और जयराम रमेश भी था थे उसमें, और जयराम रमेश की भी इस कानून को बनाने में कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहे एनएसी के अंदर। तो ऐसा था कि हर ढांचे से कुछ लोग जुड़े, मगर जब ये कानून बनने के लिए गया मंत्रिमंडल में, तो मंत्रिमंडल ने सोचा कि ये तो कानून तो हमें खत्म करेगा, तो उन्होंने इसको बहुत ही इसके अपंगता की ओर बढ़े, और अपंग करते 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 कई चीजों को हटा दिया उन्होंने, हटा के पार्लियामेंट में भेजे। पार्लियामेंट में जब भेजे तो हमने बहुत ही कहा था कि जो कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो एक वकील होना चाहिए जो समझता हो, ऐसे ही किसी को ना बना दे। तो सरकार के तरफ से वो अध्यक्ष, उनका नाम था नच्छियप्पन, वो थे कुछ समझदार, वो कानून समझते थे और कुछ काम भी समझते थे। तो उनके सामने हमारे सही सारे लोगों की टेस्टिमनीज हुई, उस टेस्टिमनीज के बाद 154 अमेंडमेंट्स हुए कानून के। हेलो, जो मंत्रिमंडल ने जो कानून भेजा था उसके बाद कानून बना। एक कोई प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र में सभी की आवाजें सुनी जाती है, हमारी सुनी जाती है, तो प्रतिनिधि की भी सुनी जाते हैं, तो सरकारी कर्मचारी की भी सुनी जाती है। तो अंत में जो कानून बना उसमें कुछ कमियां जरूर रह गई। तो सेक्शन 4 को भी जस्टिसेबल करने की इच्छा थी हमें, और जो अपील में जाते हैं उनको तो हमने बिल्कुल ही जस्टिस पेनल्टी प्रोविजन तो और नियमित रूप से कुछ दिन बांधे ही थे, वो सब इसमें जब बदलाव आया तो कुछ कुछ कट गए उसमें से। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगी कि सेक्शन 4 को हमें नए रूप से देखना पड़ेगा। अब ये डिजिटल यूनिवर्स हमारे ऊपर आ गया है, तो जब राजस्थान सरकार ने 4-5 साल पहले डिजिटलाइजेशन की बात उठाई, हम लोग वहां पहुंच गए। हमने कहा आप डिजिटलाइज करना चाहते हैं तो हमें आधार कार्ड जैसे डिजिटलाइजेशन नहीं चाहिए जो हमारे से सूचना लेके आपके पास पहुंचाता है, हमें ऐसा इसका डिजिटलाइजेशन चाहिए कि आपकी सूचना हमारे पास पहुंचे। तो हम राजस्थान सरकार के साथ बहुत संघर्ष करते आ रहे थे कि सेक्शन 4 को आप कर ही नहीं रहे हो। तो फिर हमने कहा कि हर डिपार्टमेंट का, अभी 75 डिपार्टमेंट्स का सेक्शन 4 अब एक पोर्टल में है जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल। और जन सूचना पोर्टल आप हर एक जना क्लिक करके जा सकते हैं, रियल टाइम में आपको सूचना मिलता है। वो आपका राशन कार्ड का भी मिलेगा, पेंशन का भी मिलेगा, आपके कोई वृद्धावस्था पेंशन है उसका भी मिलेगा, आपके लिए स्कूल में कितने वैकेंसीज है, वो स्कूल में टीचर्स कितने नहीं है वो भी मिल जाएगा, आपको हर किस्म का सूचना मिल जाएगा। तो उसको लेके हम लोगों ने काम किया, और काम करते करते अभी मैं थोड़े से फिगर देके मैं अपने बात समाप्त कर देती हूँ कि अभी आज का ये सूचना है आपको जन सूचना पोर्टल के बारे में कि 10 करोड़ से थोड़े ही कम लोग, 10 करोड़ से थोड़े कम, मगर 9 करोड़ और पता नहीं कितने लाख लोग उस पोर्टल को विजिट किए हैं। राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है, तो आप अंदाजन लगा लीजिए कि कितने लोगों ने डबल ट्रिपल 4th टाइम 5th टाइम अपने सूचना मांगी होगी। और 7 करोड़ लोगों ने, मतलब पूरी जनसंख्या हमारा 7 करोड़ है, 7 करोड़ लोगों ने इंफॉर्मेशन को डाउनलोड किया है उस वेबसाइट से। वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट से आता है तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, उसको डाउनलोड किया है। तो ये डेटा और डिजिटलाइजेशन फॉर द पीपल है, जनता के लिए डिजिटलाइजेशन है।
तो यदि हम लोग थोड़ा सा अभी क्रिएटिवली सोचने लग जाएंगे तो शायद हमारी इस नए अवस्था में जहां हमसे सूचना छीनी जा रही है उसमें हमारा असर होगा। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी बना दिया है वेबसाइट, राजस्थान के बाद हमारे ही साथियों को बुलाया और वहां हम लोग बैठे तो उन्होंने बनाया है। और वो सूचना पोर्टल का उसको नाम मैं भूल रही हूँ, समथिंग कोठी कहते हैं, सूचना की कोठी। तो उसको वो कह रहे सूचना की कोठी, शायद यही शब्द है, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अब एक मेरा तो सुझाव है कि हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ हर स्टेट के आरटीआई कैंपेन जूझे, कहते हुए कि हमें भी ऐसा पोर्टल बनाइए, उसमें बदलाव आएंगे, कुछ आप अच्छा भी करेंगे, क्योंकि हर जगह जब नया बनता है उसमें कुछ सुधार भी आते हैं। मगर आपको अभी कैंपेन की तरफ से लॉबी भी करनी पड़ेगी, आपको इकट्ठा भी होना पड़ेगा, एक आंदोलन के रूप में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज मिल जाता है तो हम बैठे नहीं रह सकते। जो सूचना के अधिकार के अभियान ने हमें समझाया है, आंदोलन ने समझाया कि पहले होता है संघर्ष, संघर्ष के बाद होता है संवाद, संवाद के बाद वापस संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद वापस संवाद होता है। जब ये पैमाना कुछ दिनों के लिए चलता रहता है तो फिर एक आंदोलन, एक अभियान बनता है। वो अभियान फिर कानून कायदा रूल रेगुलेशन हर चीज लेके आता है, और ये इस पूरे संघर्ष के आधार पर क्या मूल बातें उठी उनके ऊपर सोचता है। फिर जब अभियान सक्षम हो जाता है और अभियान के बारे बातें कई जगह फैल जाती है तो एक आंदोलन आ जाता है। फिर आंदोलन के बाद तो राजनेता को हमारी बात सुननी ही पड़ती है, वो इसके बाद बाहर रह ही नहीं सकते। तो हमें इन पद्धतियों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कानून मिल गया तो हम भी है ना व्यक्तिगत भूमिका में बहुत घुस गए, मेरा एप्लीकेशन या इसका एप्लीकेशन उसका एप्लीकेशन, उस कानून में क्या हुआ। मगर ये भी साथ साथ चलना चाहिए। मैं कह रही हूँ आप ये जो एक एक एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसके जो निचोड़ निकाल कर उसमें जो खामियां है उस पर लगातार साइड में आंदोलन होना चाहिए, तब जाके हमारी आवाज बुलंद आवाज लोगों तक पहुंचेगी। सेक्शन 4 के लिए मेरा यही कहना है कि जन सूचना पोर्टल जैसे हर राज्य में एक पोर्टल के लिए हम लॉबी करें तो शायद हम लोग फिर सेक्शन 4 के पीछे एक एक दिन पढ़ने की जरूरत शायद नहीं रहेगा। फिर भी हमें कुछ सूचनाएं लेनी पड़ेगी सेक्शन 4 के तहत, लेते रहेंगे, वो ये बात नहीं है कि कुछ कॉम्प्लेक्स सूचना चाहिए तो उसको लेंगे, पर सिंपल सूचना तो हमारे पास एक पोर्टल के द्वारा मिल जाएगी। बहुत ही सही कहा आपने अरुणा रॉय जी कि आपने जैसा बताया कि राजस्थान और कर्नाटक में सेक्शन 4 के लिए जन सूचना पोर्टल वहां पे चालू हो गया है। अन्य राज्यों में इसको लागू कराने के लिए सभी लोगों को इसमें प्रयास करना पड़ेगा और तभी ये हो पाएगा। और 2 राज्य तो रूप में सामने। देवेंद्र अग्रवाल जी अपना कुछ वो आपसे चर्चा करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे काफी समय से जुड़े हुए हैं इस वेबिनार को आयोजन में। तो देवेंद्र अग्रवाल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू मैम। आज हमारे बीच आज रक्षाबंधन के दिन आई हैं। आज के दिन अगर घरों में बहन बुआ बड़ी ताई आते हैं तो हम लोगों के लिए सौभाग्य का दिन रहता है, और आज आप हमारे सामने हैं उसके लिए हम सब आपका सादर। मैम जो समस्याएं हैं आपने जितनी बातें बोली और हमको आपसे जानकर उसमें हमारी समझ और बढ़ी ही है, लेकिन इसमें जो 2 बातें जो हमारी सबसे बड़ी है कि जो सूचना पोर्टल में दी भी जा रही है वो वैसी नहीं होती है जैसी दी जानी चाहिए। पहली बात तो ये देते नहीं है, देते हैं तो वो जैसी देनी चाहिए वैसी होती नहीं। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू हमारे बीच में आता है वो ये आता है कि एक्चुअली हम लोग ये सब जो कर रहे हैं हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लोगों के सेवक, हमारे जो सेवक है, लोक सेवक जो है वो ईमानदारी से अपना काम करे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, वो चोरी पर ध्यान कम दे। इसी की हम मॉनिटरिंग इस कानून के जरिए से करना चाहते थे। तो एक्चुअली हम उस चीज का सही उपयोग जो है नहीं कर पा रहे हैं या सही उद्देश्य पर नहीं जा पा रहे हैं। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, जो इस तरीके के सवाल उठाने वाले लोग रहते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटिव नहीं रहते हैं, और जो लोग कर रहे हैं उसका उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो सारी जो चीजें होती हैं इतनी गंदी हो जाती हैं कि एक्चुअल लोग इसके महत्व को सही तरीके से उद्देश्य को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो एक बार अगर आप इसमें कुछ मार्गदर्शन करें तो उसके बाद में इसमें एक थोड़ी सी बात फिर उसमें और अगर कुछ बच जाएगा तो पूछूंगा, नहीं तो पहले वाले प्रश्न का मैं ये जवाब देना चाह रही थी कि
एक पोर्टल हमारे मन की सूचना को रखे, उसके लिए भी हमें मेहनत करना पड़ेगा। हमने जो किया मैं वो बता देती हूँ, फिर आप जैसे उससे क्या आप समझें, उचित समझें उसको। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मैं आपकी सबकी बहन तो हुई मगर किसी की माँ भी हूँ। मैं यहाँ इतनी उम्र की हो गई हूँ और आजकल मेरे गांव में सब नानी भी बुलाने लग गए, तो सब किसी की नानी भी बन गई हूँ। तो इसलिए आप सबका शुभकामनाएं मेरे स्वीकार है और मेरे तरफ से यही इच्छा है कि जब इस उम्र के हो जाते हैं तो हम अपने जवान बच्चे, बेटे, साथी, बेटियां, द्विता, द्वितिया सबके इशारे ही चलते हैं। तो आप लोग और हम लोग मिलेंगे तो क्यों नहीं इस देश को और भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। वो उम्मीद आज ये जिताता है। अभी हमारे पास भी यही डर था कि हम कह देंगे सेक्शन 4 तो पता नहीं क्या सूचना डालेंगे। तो हमने राजस्थान सरकार के साथ एक शर्त किया था और वो शर्त ये था कि हर एक डिपार्टमेंट सूचना डालने से पहले सूचना रोजगार अभियान, जो हमारा राजस्थान लेवल का अभियान है, उस अभियान से स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे जो उस मुद्दे पर ग्रामीण लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। उनके साथ बैठेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और वो सूचना जो रेलेवेंट सूचना है वही डालना पड़ेगा। अब आप कुछ और डालना चाहते तो डालिए, आप तो किसी मना नहीं करते, मगर ये रेलेवेंट सूचना कवर होना ही पड़ेगा। ये जो अभियान ने इतना, सूचना रोजगार अभियान ने इतना मेहनत किया, रातों रात बैठ के एक एक चीज का छानबीन करके, वो कहीं कहीं डिजाइनिंग में मदद किया, कहीं कहीं तो सूचना देने से मदद किया। मैं आपको एक बताती हूँ कि इसके वजह से पॉलिसी भी बन गई है। जैसे अभी सिलिकोसिस पॉलिसी बनी है राजस्थान में, मगर वो पूरे माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ जब हम बैठे थे, उनको हमने कहा कि आप अनलाइसेंस्ड माइंस तो हैं, उसके बारे में समझ में नहीं आता है। आप माइनिंग की जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे सिलिकोसिस है जिससे लोग मौत की सजा है, इतने लोग मरते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो एक पॉलिसी निकल के आया और अभी एक नया उसके लिए भी व्यवस्था बनी है राजस्थान में। तो मुझे लगता है कि वी मस्ट फोर्स द गवर्नमेंट्स टू एंगेज विद अस। अब क्या हो गया है, एक रवैया हो गया है कि सरकार हमारे साथ एंगेज करना नहीं चाहती है। तो सिविल सोसाइटी बोलो या आम जनता बोलो या आप उनको संघर्ष करने वाले संगठनें बोलो या आप अभियान बोलो, हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है। ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का को जो खत्म हुआ है ना, उसके लिए हमें और एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अभियान ही लड़ सकता है, अभियान भी नहीं लड़ सकता है, इसके लिए आंदोलन नहीं लड़ सकता है। उसके लिए ये अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं डायलेक्टिक, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, लेना देना, लेना देना, लेना देना होता है। हमारे सारे काम में अभी ये जो अभियान से उठकर जो आंदोलन की तरफ हमारा हर समय एक नजर रहता था, वो कमजोर हो गया है। जब अमेंडमेंट्स के लिए यूपीए सरकार अमेंडमेंट्स के लिए बोल रही थी, तो हम कम से कम 10 लाख या 20 लाख हस्ताक्षर ले गए थे और वो हस्ताक्षर पूरे भारत के तरफ से आया था। और उसको देख के ही दंग रह गए, क्योंकि हम पहाड़ जैसे इतने इतने ऊंचे बंडल ले गए थे हम पीएमओ के ऑफिस, क्योंकि हमने प्रिंट आउट करके बाइंड करके ले गए। हमने कहा इसको फिर कह देंगे कागज खो गए, तो हमने ले गए थे। उसकी फिर बाद उनकी कुछ बात तो चुप हो गई थी कि भाई आप कुछ चंद जने इसको करते हो, आप एक्टिविस्ट लोग बीमार हो, आप तो सक्रिय काम, अच्छा काम नहीं करते, आप तो रचनात्मक काम नहीं करते हैं, आप तो केवल मुद्दे उठाते रहते हो। हमने कहा ये मुद्दे हम नहीं उठा रहे, आपकी देश की जनता उठा रही है, जिसने आपको वोट दिया वो उठा रहे हैं। अब करो कुछ, आप हम सबके लिए करो। तो ये चीजें ना, ये हमारी जो आदत से थोड़ा हट गया है। तो मुझे लगता है कि हमें, वो सरकारी कर्मचारी भी तब डरेगा जब वो देखता है कि उसके राजनीतिक बॉस जो है वो कहीं ना कहीं इस सच्चाई की तरफ झुक रहा है। हमारे आप और मेरा एक ही देश है और हम सब जानते हैं अंदर क्या होता है। ऊपर देखते हैं कि ऊपर वाला क्या कहता है, तब नीचे वाला हिलता है। अभी भी नीचे वाले का कभी हिल जाए कभी और अच्छा काम कर ले तो उसकी तबादला हो जाती है, ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें सूचना के अधिकार को एक मूवमेंट के रूप में लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें अलग से बैठ के एक मीटिंग करनी पड़ेगी कि कैसे एप्लीकेशंस लिखें और कैसा हम आरटीआई को यूज करें, ताकि हम उस एस्पेक्ट को पुनः जागृत कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा डर, थोड़ा सम्मान और थोड़ी बहुत कर्तव्य उसकी है, उसका एहसास करे एक सरकारी कर्मचारी, ताकि वो लाइन पे आए और काम वो कर देता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं?
ये तो इतना बड़ा मुद्दा है, तो इसके ऊपर मैं ये इतना ही एक प्रक्रिया के बारे में बता सकती हूँ। मैं तो जवाब तो मैं नहीं दे सकती, इसलिए माफ करना आप। एक ये हो जाएगा कह नहीं सकती क्योंकि मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, मगर इस पद्धति से हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये पद्धति शुद्ध पद्धति है, ईमानदारी की पद्धति है, नैतिकता की पद्धति है। सबसे बड़ी समस्या आ रही थी मैम, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि मैं ये सब साथियों के लिए भी पूछ रहा हूँ और मेरा विशेषकर ये मैं अपने लिए खुद के लिए पूछ रहा हूँ, तो आपसे मैं इस पे सलाह जरूर चाहूंगा कि हम लोग जो है कुछ ना कुछ व्यापार से लगे हैं, कोई काम से लगा हुआ है, कोई नौकरी से लगा हुआ है हमारा साथी, क्योंकि उनके पास आजीविका भी उनका एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उनको जब इस तरीके के समाज सेवा के काम में जाते हैं तो सबसे पहले उनको अपने घर को भी कहीं ना कहीं संचालित करना है, और जो करने की इच्छा रखते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से क्योंकि उनके साथ अपनी आजीविका का बहुत बड़ा इशू बना हुआ रहता है। और अभी कोविड के बाद तो और ज्यादा मुश्किल का समय आ गया है कि लोगों को अपनी आजीविका चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है, जिसमें मैं भी हूँ। अब मुद्दा ये है कि आज से 2015 तक 2016 तक मैं भी कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता था। 2016-17 के बाद मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट घटे कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर वर्क से टोटल बंद कर दिया, क्योंकि बिना लेन देन, बिना इन सब चीजों के कोई कॉन्ट्रैक्टर वर्क करना इतना आसान नहीं है। जो सच्चाई है मैम वो बदलेगी नहीं। तो मैं इन चीजों को बहुत बारीकी से और अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं समझता हूँ। तो मैंने लास्ट से 5 हफ्ता पहले शायद 54 हमारा जो वो था, उसमें हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से एक अधिकारी आए थे। मैंने उनसे गलती से पूछ बैठा कि आप तो जानते हैं कि आपके नीचे में लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, हो सकता है आप उसमें उस तरीके से काम ना कर रहे हो, लेकिन आप तो जानते हो कि आपके यहाँ सिस्टम क्या है, तो इसको रोकने के लिए आप क्या किए? तो राहुल जी ने मेरे को बोला कि भाई आप भी तो जानते हो उनका ट्रांसफर हो जाता है, ठेकेदार खुद ईमानदार तो होते नहीं है। तो मैंने अभी लास्ट 1 महीने से फिर से वापस ठेकेदारी चालू की है, और मैंने इस बार जब ठेकेदारी में गया तो मैंने इस लॉजिक के साथ गया कि अब मैं ईमानदारी से काम करना है, थोड़ा सा जितना पूंजी है मेरा, मैं उतने पूंजी में ईमानदारी से काम करके दिखाऊंगा। और मैंने अगर बिना कोई पैसे लेन देन के अपने पैसे निकलवा पाए तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के लिए एक रास्ता बनेगा कि जब ये निकाल सकता है तो हमारा भी निकल सकता है। अभी कैसा एक्सपीरियंस होता है? अभी कैसा एक्सपीरियंस होता है जब ईमानदारी से काम शुरू किया? सर बहुत टफ टास्क है, बहुत टफ टास्क है, बट मेरा काम हो रहा है। क्यों हो रहा है मेरा काम? क्योंकि मैं चीजों को, व्यवस्थाओं को जानता भी हूँ और उसको आवाज उठाना भी जानता हूँ। तो मैं आवाज उठा रहा हूँ तो लोगों की एक आवाज आ रही है कि तुम तो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, तुमसे कौन पंगा लेगा, है ना। जो मेरे ठेकेदार भाई हैं और जो साथी काम करते हैं, जो ले दे के काम करते हैं, उनका कहना है यार तेरा पैसा तो निकल जाएगा, तू तो एक्टिविस्ट आदमी है, ठीक है। अब अगर यही बात मैं अपने साथियों की नजरों से देखूं कि जो लोग आरटीआई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो ब्लैकमेलर है। क्यों? क्योंकि ये तो अगर कोई चीज नहीं होगी इसकी, ये तो आरटीआई लगा लेगा, इसका पैसा तो निकल जाएगा, अधिकारी तो प्रेशर में रहेंगे। तो मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में आ गया था दीदी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, बिना लेन देन के काम करना चाहता हूँ, जेन्युइन काम करना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी। तो मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, तो मैं किस धारणा को पकड़ूं कि मेरे साथी कल को या कोई अधिकारी मेरे को ये बोले कि तू तो ब्लैकमेल करता है, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तुम उसमें अड़ंगा लगा देते हो, सवाल कर देते हो, कोर्ट चले जाते हो, यहाँ पर चले जाते हो, वहां पर चले जाते हो। तो वो गलत या सही है कि मैं काम ना करूं? जैसे अभी पिछले 3 सालों से मैं काम नहीं कर रहा था और जो छोटे मोटे काम है जॉब वर्क करके अपना जीवन चला रहा था, वैसे करूं, क्योंकि दोनों स्थिति में मेरे को काम करना या आदर्श के रूप में व्यवस्थित रूप से काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं इसका जवाब दो किस्से देती हूँ। पहला किस्त ये है कि व्यक्तिगत लड़ाइयाँ जीतना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, कहीं भी, खासकर जब नैतिक लड़ाई आ रही। या तो आप कोर्ट कचहरी का रास्ता पकड़े, और कोर्ट कचहरी भी कैसे हो गए आपके और मेरे सामने है, उसमें भी खूब सारी समस्याएं। तो वहां भी रिश्वत है, वहां भी बेईमानी है, वहां भी सब कुछ है। जब सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही करप्ट है आपका, तो उसमें आपको न्याय कैसे मिलेगा? तो हमें, मेरे अभी तक जो समझ है कि समूह में बहुत शक्ति होती है। आप जब एक समूह बन जाते हैं, वो समूह ही बदल सकता है, मेरा ये पूरा विश्वास है।
आपको मुश्किल हो गया, मगर आपको आपके साथ 10, 15, 20 लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो धैर्य रखने के लिए तैयार है कि हम संघर्ष करेंगे मगर पूरा पैसा ईमानदारी से लेंगे, और वो पैसा अच्छा पैसा है, वो पैसा पूरा मिल जाता तो काम भी होता है। उसमें इतना कटौती हो जाता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट काम को बुरा पहले से ही मानते हैं सब लोग, कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है तो काम बुरा होगा, क्योंकि उसमें तो कट इतना है कि आपको जो पैसे मिलता है उसमें इतना पैसा चुकाना पड़ता है, तो मटेरियल में फिर चोरी होती है, फिर इसमें चोरी होती है, उसमें चोरी होती है, और अंत में लेबर भी बहुत परेशान होता है और उसको एक नफरत की दृष्टि से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि ये ग्रुप तैयार है तो यू शुड कॉल अ कॉन्फ्रेंस on contract work. What is the methodology and the principles in contract work? And what kind of transparency do you really need? किस किस्म की ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होना चाहिए, सब चीज वेबसाइट में दे डालो, और ट्रांजैक्शंस और मनी ट्रांजैक्शंस बाय बैंक ट्रांसफर होगा, नो क्वेश्चन। एंड इसमें मीटिंग प्लेस, उसमें आपको वर्चुअल का खूब फायदा है, आप किसी के ऑफिस ना जाए, ये वो वेबसाइट में आए और वेबसाइट में बोली लगे और सबके सामने लगे और ठीक से हो, कोई चोरी बाड़ा नहीं हो। एक ह्यूमन माइंड बहुत तेज है, मैं आपको बताऊं, मैं जब ये जन सूचना पोर्टल के टाइम भी मैं बैठी हूँ, सरकार में भी बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं तो चाहते हैं ईमानदारी आए, वो परेशान है इस व्यवस्था से, मगर वो भी नहीं समझते क्योंकि सरकार तो लोगों को तोड़ तोड़ के देखती है, पद से देखती है, बॉस कुछ कर देगा उससे डर है, कोई साथी कुछ कह देगा उससे डर है, पुलिस केस लगा देंगे, तीसरा डर है, नौकरी से हटा देंगे, चौथा डर है, वो भी डरे हुए समय बिल्कुल समाया हुआ बैठा है। तो हम लोगों को ऐसी व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। आरटीआई इज ए सिस्टमिक चेंज, इसलिए इतना फायदा है। मैं आरटीआई के लिए जूझती रहती 20-25 साल 30 साल हो गए, अभी मैं उस इलाके में जूझती रहती, मुझे कुछ भी नहीं मिलता, एक बार दे देते हैं दोबारा फिर से वही संघर्ष शुरू से लेकर अंत तक करना पड़ता मुझे। उदाहरण के रूप, एक न्यूनतम लड़ाई की लड़ी थी 1980 में, वो एक सुप्रीम कोर्ट केस हुआ और हमें जीते उस सुप्रीम कोर्ट केस को, और हम वो फिर अपील में गए, अपील में भी हमारी तरफ ही आया, फिर भी राजस्थान सरकार ने एक कानून को तो रद्द कर दिया मगर न्यूनतम मजदूरी नहीं चुकाई। वो न्यूनतम मजदूरी चुकने के लिए हमें आरटीआई लेना पड़ा। आप बताइए, आप जब इतनी बड़ी जीत हो गई, सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर दे दिया है, फिर भी यहाँ कर्मचारी वो न्यूनतम मजदूरी नहीं चुकाते थे, और मजदूरों का ये हाल था, उनको रोज की रोटी चाहिए थी तो कम भी देते तो लेके चले जाते थे। हम कितना भी उनके साथ कहते थे मत लो, कहते थे भाई मैं क्या खावा आज का रोटी, मैंने तो आज भी चाहिए, मैं तो आज का पैसा लूंगी तो खाऊंगी, मैं कटे जावा, मैं कहाँ जाऊं, तो उनकी भी परिस्थिति थी। तो इसलिए सिस्टमिक चेंज की ओर हम लोग कम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी बहुत जरूरी है, शैलेश को भी देख रही हूँ मैं स्क्रीन पे, तो शैलेश भी आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि सिस्टमिक चेंज के लिए हम क्या करें, इस पे हमें थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा। अभी मैं बस एक आखिरी बात बोलते हुए मैं इस पे विराम दूंगा कि बहुत सारे अतिथि भी आए हुए हैं और मैं इतना लंबा समय अगर मैं अकेले लूंगा तो बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ इसमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल है कि मैं ये जानता हूं कि मेरे ठेकेदार साथी देते हैं पैसा, मैं जानता हूं कि ये अधिकारी पैसा लेता है ना। अब ये समाज में पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा चल रहा है, तो क्या मैं इन सब को बेनकाब करूं कि मैं इनको सुधारने के लिए कोशिश करूं, मैं इनको कोशिश करूं कि ये सुधरे, या इनको बेनकाब करने के ऊपर काम करूं? क्योंकि अगर मैं सबको बेनकाब करने जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं भी ना रहूं। नहीं, ऐसा है, बेनकाब नहीं है, सूचना का अधिकार बेनकाब करने के लिए नहीं किया जा रहा है, आप ये बात ही हटा दीजिए, देश को सुधारने के लिए किया जा रहा है, और देश हमारे से बहुत बड़ा है और समाज भी हमसे बड़ा है, तो वो समाज के सुधार के लिए कर रहे हैं। सूचना का अधिकार जीने का अधिकार है, हर एक का जीने का अधिकार है। इसीलिए प्रभाष जोशी ने वो नारा लगाया था, हम जानेंगे तो हम जिएंगे, जानेंगे तो हम जिएंगे। उनका सबसे पहला 1996 में उन्होंने एक लीडर लिखा था जनसत्ता में, जानेंगे जिएंगे, ये जीने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसलिए हम लोगों को कहना पड़ेगा, आप पवित्र हैं, आप पुण्य की ओर जाते हैं, आप धार्मिक हैं, सबसे धर्म का काम सच्चाई का काम होता है,
सच्चाई के रास्ते चलो तो अपने आप आपको लाभ मिलेगा। अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। आप टेक्नोलॉजी और टेक्निकल आरटीआई टेक्नोलॉजिस्ट के जैसे बोलेंगे तो आपकी बात कहाँ पहुंचेगी। बहती हुई गंगा में दो हाथ धोने के लिए कितने लोग आ गए। हम तो एक छोटे से पैमाने से शुरू किए थे एक गांव में। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को टोटली सुधारने का ठेका ना मैं ले सकती हूँ, ना आप ले सकते हैं, कोई भी नहीं है हम ऐसे संत कोई नहीं है यहाँ पे तो ये ठेका ले सकता है। बड़े बड़े महापुरुष ही फेल हो गए तो हम क्या करेंगे। मगर हम इस सिस्टम को सुधारने के लिए जरूर काम कर सकते हैं। तो सिस्टमिक सुधार आएगा तो जरूर परेशानी होगी। अभी भी आरटीआई में परेशानी है, मगर आप में से कोई भी ये कह सकता है कि तो 2005 वाला दुनिया तो अभी वही है, नहीं बदला है ना। 2005 कानून बनने के बाद रिलेशनशिप बिटवीन पावरलेस एंड पावरफुल बदला है। पावर को हमने छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया है और वही हक हर एक को मिल गया है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को था। ये तो हुआ है ना, फिर आगे भी संघर्ष करते रहना पड़ेगा। आई स्टिल फील कि सिस्टमिक एंड दैट इज व्हाई आपका कोई इकाई है, इस इकाई शुरू करे, आपकी इकाई इसको शुरू करे और फिर देश भर के लोग जुड़े कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में क्या सिस्टमिक चेंजेस लाएं तो ईमानदारी से कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो सकता है। तो हो सकता है मतलब मैं अपना काम ईमानदारी से करके दिखा के लोगों को और ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करूं, ताकि उनको विरोध करके या उनकी कंप्लेंट्स करके समय को बर्बाद करूं। नहीं, आप अपना काम करेंगे, उसमें से तथ्य निकालेंगे आप कि इसमें ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ये तथ्य महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ जो बैठे हैं सब लोग आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो बैठे हैं ये भी मदद करेंगे कि उसको सिस्टमेटाइज कैसे कर सकते हैं। हमारा तो यही हुआ ना, एक मजदूरी करने से ये यहाँ पे चोरी करते हैं, यहाँ पे चोरी करते हैं, यहाँ पे चोरी करते हैं, यहाँ पे चोरी करते हैं। फिर उस चोरी से कैसे उठे उसके लिए सिस्टम निकाला है हम लोग कि ये सिस्टम लागू करेंगे तो ये चोरी यहाँ से रुकेगा, वो चोरी यहाँ से रुकेगा, वो चोरी यहाँ से रुकेगा, फिर सिस्टम बनता है। तो एक जने की ईमानदारी के एक्सपीरियंस से एक सिस्टम निकल सकता है। वो आप सिस्टमेटाइज करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब सबका नैतिकता का ठेका हम में से कोई नहीं ले सकता है, मगर सिस्टम बदल देंगे तो लोग बेसिकली, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि बेसिकली इंसान में दोनों चीजें हैं, नैतिक होने की इच्छा भी है और अनैतिक होने की मजबूरी भी। जब उसको चॉइस दोगे आप तो गारंटी है कि रुपए में 70 पैसे लोग तो नैतिकता का रास्ते आएंगे, 30 तो जाएंगे उस रास्ते, मगर 30 को हम कंट्रोल करने के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। क्या कर सकते हैं। दीदी आज आपने मेरे को बहुत बड़ा उपहार दे दिया। मेरे मन में बहुत असमंजस की स्थिति थी, लास्ट 1 वीक से मैं बहुत परेशान था कि मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे को आपके सारे शब्दों में मेरे को अपना जवाब मिल गया है। दूसरा सवाल हम आलोक कुमार सिंह जी का उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम सभी की रक्षा करें। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी प्लीज रुकिएगा। हाँ बोलिए। तो सर हम सभी संकल्प लें कि हम सभी की रक्षा करेंगे। अरुणा जी और सभी साथियों ने जो देश में एक अगर हम कहें कि व्यवस्था को सुधार के लिए, व्यवस्था लाने के लिए जो कदम उठाया गया था सन 2000 में कि देश को कैसे संचालित करना है, देश कैसे चलेगा भविष्य में, किन सिद्धांतों पे देश हमारा चलेगा, इसके लिए अधिनियम बनाने की आवश्यकता थी और अधिनियम बनाया गया। अधिनियम 2005 में बन के तैयार हुआ, लागू हुआ और उसमें मुख्य रूप से धारा 4 को समाहित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से धारा 4 को समाहित किया गया था और ये सोच के समाहित किया गया था कि भविष्य में हम संविधान के भाग 4 को इसमें समाहित करेंगे। अरुणा जी, शायद जो मेन मोटिव था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान में लिखित हैं उनका कंप्लायंस हो पाए, तो सूचना के अधिकार की जो आवश्यकता थी वो वहां पर थी और हमें सूचना का अधिकार प्राप्त हो गया। आज धारा 4 के कंप्लायंस पे पूरे भारत में जो स्थिति है वो किसी से भी छिपी नहीं है। आलोक जी अपना सवाल अगर संक्षिप्त कर लें तो।
सर मेरा सवाल यह है कि सूचना के अधिकार में धारा 4 के कंप्लायंस में जो संविधान के पार्ट 4 की बातें कही गई हैं, उसकी कंप्लायंस क्या हम प्रदर्शित कर पाएंगे? तो ऑलरेडी अरुणा रॉय जी ने बताया उसमें, जिस तरह से राजस्थान में किया है, उसके बाद कर्नाटक में भी लागू हुआ है। नहीं सर, वो तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे लागू हुआ है। मेरा कहने का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, वहाँ पे बहुत क्लियर है कि स्टेट की क्या-क्या ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट को क्या-क्या करना है। अगर स्टेट उनको इम्प्लीमेंट करने लगेगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे लिए और आसान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। जब हम लिवलीहुड की बात कर रहे हैं, हम सब कुछ तो उसमें है आर्टिकल पार्ट 4 भारत के संविधान में, और जो सूचना का अधिकार की अधिनियम धारा 4 में हमें चाहिए था कि सब कुछ प्रदर्शित हो जाए। मैं आपको इतना ही सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि आरटीआई सब कुछ कर नहीं सकता है। आरटीआई भी एक कानून है, मगर ये अरुणा जी, क्योंकि हमारा ये जो हमें मिला है, ये हमें कानून मिला अनुच्छेद 21 से ही हमें कानून की प्राप्ति हुई है। ये तो आप भी बेहतर समझ रही हैं। नहीं, अनुच्छेद 21 से मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ बेटा, प्लीज सुन मेरे। मैं कह रही हूँ आरटीआई एक हिस्से को डील करता है और बहुत महत्वपूर्ण है, मगर अपने आप में ये पानी जैसा है। इसको जहां इस्तेमाल करोगे उस लोटे का आकार लेगा। आप इसको बड़े गिलास में डालोगे तो बड़ा गिलास भरेगा, आप लोटा में डालो तो लोटे को भरेगा, बाल्टी में डालो तो बाल्टी को भरेगा। अपने आप में इसका कोई रंग नहीं है, ना इसका कोई आकार नहीं है। मगर आप जो मुद्दा उठा रहे हो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मगर उस मुद्दा के लिए हमें राजनीतिक जवाब मांगनी पड़ेगी। हर सरकार के साथ हमें एक राजनीतिक संघर्ष और एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। उसके लिए एक पारदर्शिता भी जरूरी है, जवाबदेही भी जरूरी है। सूचना के अधिकार कानून में सूचना को तो हमारे सामने लेके आ गई, मगर जवाबदेही को कवर नहीं करता है वो पूरा। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सूचना के अधिकार से हम लोगों को सूचना तो प्राप्त हुई, लेकिन जवाबदेही तो नहीं। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो आप। तो जवाबदेही कानून के लिए हम अभी पता नहीं कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ संघर्ष किए, राज्य सरकार के साथ संघर्ष किए है, और वो जवाबदेही कानून को होने नहीं दे रहा है सरकार, क्योंकि इम्प्यूनिटी है। इम्प्यूनिटी का हिंदी मैं नहीं समझती हूँ, आपको किसी का शब्द का अर्थ हिंदी में मालूम है तो बोल दें। इम्प्यूनिटी को नहीं खोना चाहती है शक्ति, पावर चाहती है कि मेरी इम्प्यूनिटी को मैं कहीं नहीं खोऊं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं और हर्ष मंदर एक मीटिंग में गए थे, आईएएस ट्रेनिंग की एक ट्रेनिंग में गए थे हम लोग 10 साल या 8 साल पहले। तो हमें ये बताया गया था कि आईएएस ऑफिसर्स ने हमें कहा कि सबसे ज्यादा गद्दार, सबने नहीं कहा कि सबसे बड़े गद्दार तो आप दोनों हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, और आपने सूचना के अधिकार हमारे ऊपर लागू कर दिया। तो आप समझ रहे हैं ना कितना अंदर से संघर्ष है। पारदर्शी होना और जवाबदेह होने में बहुत बड़ा संघर्ष है। ये केवल सरकार के साथ नहीं है, ये राजनीतिक दलों में है, ये हमारे में है। कोई भी गुट समझ किसी को भी ले लीजिए। दीदी मेरा कहने का मतलब है कि जब हम अधिकारों से ही कानून को लागू करने के लिए, दीदी मैं कहना चाहता हूँ कि हमें हर चीज क्या कानूनों से ही मिलेगी। मतलब कितने प्रयास करेंगे हम लोग कि देश में जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्यों के, अगर वो यथास्थिति लागू करने लग जाएं तो हमें इन कानूनों की आवश्यकता कमतर पड़ेगी। दीदी मैं ये कहना चाहता हूँ। आपके साथ सहमत हूँ, अपने आप लागू कर ले तो मैं और आपको कुछ कहने की क्या जरूरत है। यदि अपने आप लागू कर लेते तो हम और आप आज इस चर्चा को नहीं छेड़ते, और उनको लागू करवाना है तो दीदी सभी लोग शपथ लेकर के आ रहे हैं, शपथ का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं क्या? ये मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ। आप मेरे साथ ये मत सोचना कि बहस कर। मैं कह रही हूँ कि इसको लागू करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी लॉ की जरूरत है। वो अकाउंटेबिलिटी लॉ आ जाए तो अपने आप हम ये नहीं करते तो हमको उनको आप लॉ में आप शपथ लेके आ रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। अब सूचना के अधिकार की कानून तो सूचना ही मांग सकते हो, मगर जवाबदेही कानून में आप पूछ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आपका, क्यों नहीं सबको पूरा कर रहे हैं। आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे अधिकार बन जाता है ना,
उस अधिकार के लिए कानून चाहिए ना, क्योंकि हम वैसे जाके पूछेंगे तो गोली से कोई उड़ा देगा, नहीं तो कोई गिरफ्तार करके डाल देगा, कोई हमें बदनाम कर देगा। यही हो रहा है ना अभी आरटीआई एप्लीकेशन से में भी। वो तो रास्ता तो हम वो तो नहीं चयन करेंगे ना, हम तो ये रास्ता ढूंढेंगे जहां हमें सफलता के कोई गुंजाइश हो। इसीलिए मैंने कहा कि हमें एक अकाउंटेबिलिटी लॉ की बहुत जरूरत है। ठीक है, अधिकार के लिए कानून चाहिए, अरुणा रॉय जी ने जैसा बताया। शैलेश गांधी सर ने हैंड रेज किया हुआ है। गांधी सर बताइए। और अपने आप को अनम्यूट कर लें। गांधी सर सर यू नीड टू अनम्यूट। जी अगेन सर म्यूट हो गया आपका। नमस्कार सबको। ये बड़ा शुभ दिन है जब मेरी दीदी अरुणा जी को मैं मिल पा रहा हूँ वेब पे ही सही। वो राजस्थान में है, मैं बम्बई में